मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने क्या कहा कि वो कौमें चकवाल, ये जरा आज मेरी बड़ी गौर से आपने बात सुननी है, क्योंकि उसके बाद मैं तहरीक में निकलने लगा हूं। मैं ये कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा, कभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, चकवाल नौजवानों, ये आपके लिए खास तौर पे मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप की तरह हूं, और मैं जिस तरह अपने बेटों को समझाता हूं कि आपके सामने दो रास्ते हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ अल्लाह से आप मांगते हैं, वो रास्ता जिस पे अल्लाह ने लोगों पे नेमतें बख्शी, आप अल्लाह से कहते हैं वो रास्ता नहीं जो तबाही का रास्ता है। आप सबके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि इन चोरों की हम गुलामी करें, यह तबाही का रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलते हुए राय हक पे खड़े हों। अमर बिल मारूफ, जो कुरान में अल्लाह में हुक्म देता है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। अगर आपके कैबिनेट 60% लोग चोरी के ऊपर जमानत पे हो, आसिफ जरदारी जैसा डाकू, मुल्क का बड़ा डाकू, वो और उसका देसी वलैती बेटा, अगर वो आज वजीर हो, और शहबाज शरीफ जैसा डाकू अगर वो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, तो मेरी कौम सुन लो, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 5 महीने में इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, जरा गौर से सुनो। मैं आपको अदाद और शुमार बता रहा हूं कि इस मुल्क से हुआ क्या है 5 महीनों में। जब इन्होंने हमारी हुकूमत कराई और इन्होंने सबने एक बात कही कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ गई, इमरान खान से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इनके साथ इनके लिफाफे सहाफी जो पैसे लेके अपने जमीर बेचते हैं, और वो मीडिया हाउस, और आपको सबको पता है वो मीडिया हाउस जिसको पैसे देके जो मर्जी मुल्क के खिलाफ करवाना हो करवाओ, चोरों को भी चोरी भी बचाने के लिए तैयार। इन सबको इन्होंने मिला के हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि माइशत तबाह हो गई, महंगाई आसमानों पे चली गई, महंगाई मार्च कर दी। देसी वलैती बिलावल ने महंगाई मार्च कर दी। फजल रहमान डीजल ने 2 धरने दे दिए। दो दफा मिस्टर डीजल इस्लामाबाद आ गए गवर्नमेंट कराने के लिए। कोई FIR नहीं काटी, कोई रास्ते नहीं रोके, कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने कहा तुम्हारा जमहूरियत, आ जाओ। जब अब जरा गौर से एक एक चीज नोट करें, जो मैं कह रहा हूं, जिनको अपना फोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता है, आप गूगल करके सारी आप चीज चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। जिस दिन इन्होंने अदम एतमाद किया हमारे ऊपर, जिस दिन उन्होंने अदम एतमाद किया, तो डॉलर पाकिस्तान में 178 रुपए का था। फिर से सुन लो,
$1 पाकिस्तान में उसकी कीमत 178 रुपए की थी। उस वक्त पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर था। नोट कर लो, ये 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल। आलमी मंडी में तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है, $10 कम है। आज डीजल 150 रुपए से पहुंचे 250 रुपए पे, 100 रुपया महंगा। आलमी मंडी में तेल कम, डीजल ज्यादा। पेट्रोल आज 80 रुपया ज्यादा महंगा, जबकि तेल कम इंटरनेशनल मंडी में। बिजली, जिन जिन के पास बिजली के बिल आए हैं, सुनो, हम 16 रुपए यूनिट पे बिजली हमारे जमाने में थी, आज 36 रुपए यूनिट पे और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट से भी ऊपर चली गई है। 3 गुना ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ गई है। गैस, ये सर्दियों तक IMF कह रहा है 250% ज्यादा बढ़ने वाली है। महंगाई, आटा 55 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया और कई जगह मिल ही नहीं रहा। चावल, मैं ख्वातीन बैठी है, इनको सब पता ही है मैं क्या कह रहा हूं। चावल क्या 100 रुपए से 220 रुपए पे। सुनते जाए, ये वही 5 महीने के अंदर जिन्होंने कहा था कि महंगाई कम करें, सुने आज अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। आज सारे लोग महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं। और कितने वो अखबार जो हमारे जमाने में और ये जो मीडिया लोगों को कहते थे महंगाई है, आज क्यों चुप हो? बताओ लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है आज। और अब दूसरी बात सुने जरा पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं आपको पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है आपके मुल्क से। ये जो इन्होंने अमेरिकियों के साथ मिलकर, यहां के गद्दारों ने जो साजिश की, सारी कौम को पता होना चाहिए उन्होंने क्या क्या हमारे साथ। हम जब, और ये एक माइशत के ऊपर हर साल हुकूमत एक पेपर प्रिंट करती है जो माइशत का जायजा लेती है, और उसको कहते हैं इकोनॉमिक जर्नल ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। वो क्या कहती है? वो इस हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट की, इस हुकूमत ने, हमने नहीं की। वो क्या कहती है? पाकिस्तानियों, 17 साल में, हमारे तीसरे और चौथे साल में, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा हमारी माशी तरक्की हुई, 5.6% और 6% चौथे साल पे। ये 17 साल के बाद मुल्क की माशियत ऊपर गई। हमारी 17 साल के बाद इंडस्ट्री, सनत 11% के ऊपर आगे बढ़ रही थी। हमारे किसानों के पास, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 साल में आया। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी, 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी। गन्ने के जो बेचारे किसान थे, हमने शुगर माफिया से उनको पूरी कीमत लेने दी, पूरा पैसा दिलवाया। हमने खादें नीचे रखी। ट्यूबवेल पे हमारे दौर पे यूनिट 8.5 रुपए यूनिट था, आज 36 रुपए यूनिट है। किसानों का इन्होंने माशी कत्ल कर दिया।
डीएपी 8,000 हमारे दौर में आज 14,000 है। पोटाशियम 4,000 हमारे दौर में थी, आज वो 16,000 पे चली गई है। महंगाई आसमानों पे, बिजली आसमानों पे, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और मैं आज सवाल पूछता हूं, हर उस गद्दार ने, हर गद्दार से सवाल पूछता हूं जो ये इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत जिन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की, आज हमारा रुपया गिर रहा है। रुपए गिरने से नौजवानों, मेरा काम है फिर से आपको बताऊं आगे होने क्या वाला है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारे जमाने में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 2018 में, जो टोटल पाकिस्तान में डॉलर आ रहा था रेमिटेंसेस से और एक्सपोर्ट से, वो 43 अरब डॉलर था। सुन लो, 43 अरब डॉलर था। और इन्होंने जो कर्जा छोड़ के गए थे 20 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा था। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, कोरोना के बावजूद, आलमी महंगाई के बावजूद, पेट्रोल तेल की कीमत ऊपर जाने के बावजूद, हम 16 अरब रुपए का, 16 अरब डॉलर का बैरूनी खसारा छोड़ के गए। लेकिन हमारी जो आमदनी थी वो 63 अरब डॉलर पे गई। 20 अरब डॉलर हमने आमदनी अपनी बढ़ाई। तो हम वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, जो इन्होंने कहा था बहुत बुरे हालात है, हमारी फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे, फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज 20% बंद हो चुकी है, मोटरों की और मोबाइल फोन की 50% बंद हो चुकी है। तो मैं आज पूछता हूं हर उस गद्दार से कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये जुल्म किया है, ये कौम भी ना आपको माफ नहीं करेगी और अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। जो गरीब की तकलीफ है आज, जो आज महंगाई में हमारी अवाम पिस रही है, जो गरीब की तकलीफ है, कोई माफ नहीं करेगा। और मैं अब एक और चीज के ऊपर, चकवाल सुन लो जरा, ये मैं अब अपनी तकरीर की खत्म करने पे जा रहा हूं, लेकिन बड़ी जरूरी आपसे बात करनी है पहले, और वो ये कि मैंने कहा, चकवाल सुनो जरा, मैंने कहा कि जो आर्मी चीफ है उसको मेरिट के ऊपर सिलेक्ट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो कौम, जिस कौम में मेरिट होती है, वो हमेशा आगे निकल जाती है उन कौमों से जिधर मेरिट नहीं होती। एक क्रिकेट टीम जो मेरिट पे सिलेक्ट होती है, वो हरा देगी उस टीम को जो उसकी, जिस मुल्क की आबादी ज्यादा भी हो, लेकिन जिधर सिफारशी आ जाते हैं। तो मैंने जब ये कहा कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए, और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। जो दो उनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब मुझे यह बताएं, पीपल्स पार्टी अगर जरदारी अपने देसी विलायती बच्चे को पार्टी का चेयरमैन बना देगा, जो अभी तक उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, बारिश आता है, पानी आता है, 14 साल हो गए, उसका क्या मुकाबला है इत्तेजाज आसन जैसे
दानिश्वर, एक पुराना मंजा हुआ पॉलिटिशियन, बिलावल का क्या मुकाबला उससे? अगर मेरिट होती तो ना जरदारी ना बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते, इत्तेजाज आसन होता। और अगर दूसरी तरफ मेरिट होती तो नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ का बेटा हमजा, जिसको कुकड़ी भी कहते हैं,